बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक्चुअल में जब बनता है तो ये जो है एक शूट ही मॉडिफाई हो जाती है। दरअसल शूट के मॉडिफाई होने से ही ये फ्लावर बन करके आता है। क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो नीचे आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल। इसका एक और नाम होता है थैलेमस। आप चाहे इसको थैलेमस नाम से बुला लें, चाहे रिसेप्टिकल नाम से बुला लें, दोनों ही नाम चलेंगे। दूसरा, इससे जस्ट ऊपर की तरफ ये जो आपको ग्रीन कलर के देखने को मिल जाते हैं हमें फ्लावर के अंदर, इनको हम लोग सेपल्स बुलाते हैं और इनके पूरे ग्रुप को हम लोग कैलिक्स नाम से जानते हैं। इसको आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर भी कहा जाता है। आउटर मोस्ट माने कि जब एक जो फ्लावर होगा वो अपनी बड स्टेज में होगा तो सबसे बाहर जो उसको घेर के रखते हैं वो उसके ग्रीन कलर वाले क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। कंबाइंडली याद रखेंगे कि हम लोग इसको कैलिक्स बुलाते हैं। ये एक नॉन एसेंशियल टाइप का पार्ट है, माने ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, बट ये प्रोटेक्टिव पार्ट है। बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है, दैट इज वाई इट इज नॉन एसेंशियल पार्ट। यानी कि एसेंशियल कौन होंगे? एसेंशियल वो होंगे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है कोरोला। ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है और एक्चुअल में बना होता है इन पेटल्स से। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, दे आर पेटल्स। ये कलरफुल पार्ट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट एंड्रोएशियम। ये जितने भी स्टेमन मेल पार्ट यानी कि जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं उसके पूरे ग्रुप को हम लोग एंड्रोएशियम बुलाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इसको बोलते हैं। गायनेशियम की बात करें तो ये ग्रुप होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हमें कहाँ बिल्कुल सेंट्रलाइज देखने को मिल जाएगा, किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? कंबाइंडली, क्योंकि एक से ज्यादा भी मौजूद हो सकते हैं फ्लावर के अंदर, तो इसको हम कंबाइंडली बोलते हैं गायनेशियम। और ये वाला पार्ट हमारा कौन था? ये वाला पार्ट था हमारा स्टेमन। ये ऊपर वाला हिस्सा स्टेमन का होता है बच्चों एंथर। यहाँ पर एंथर होता है, एक्चुअल में इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो ये दो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं, एक तो मेल पार्ट और एक ये फीमेल पार्ट। ये तो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन कैलिक्स प्रोटेक्टिव हो जाता है, प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज के अंदर। और कोरोला की बात करें तो ये एक्चुअल में जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, ताकि वो पॉलन ग्रेन को लेकर के आए और जो सबसे पहली स्टेज होती है रिप्रोडक्शन की, दैट इज पॉलिनेशन, उसके काम को जो है कंप्लीट करवाएं। तो क्योंकि ब्राइट कलर ही इनके अंदर इसलिए दिया है नेचर ने, ताकि ये कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ क्या कर सकें? अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमने इन डिटेल भी यहाँ पर बात की हुई है इन सभी के ऊपर। कैलिक्स और कोरोला की पहले बात कर लेते हैं। कैलिक्स, जिनको कि हम सेपल्स भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को ही कैलिक्स बुलाया जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को अपनी बड स्टेज में, यानी कि जब फ्लावर बिल्कुल यंग होता है उस टाइम ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी, मैकेनिकल डैमेज एक्सेट्रा। ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक, पत्ती के जैसा होता है। ये गैमोसेपलस हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमोसेपलस? जिसमें सेपल्स आपस में यूनाइटेड होंगे। सेपल्स कैसे रहेंगे? यूनाइटेड रहेंगे। तो उसको हम कौन सी कंडीशन बुलाते हैं? गैमोसेपलस। और कभी कभी ये पॉलीसेपलस भी हो सकता है, जिसमें सेपल्स कैसे रहते हैं? फ्री रहते हैं, फ्रीली। एक एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें अलग अलग दिखाई देता है। कोरोला की बात करें तो इनको पेटल्स का ग्रुप बोलते हैं। ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ये गैमोपेटलस भी हो सकता है, यानी कि पेटल्स भी यूनाइटेड हो सकते हैं। और कभी कभी पॉलीपेटलस यानी कि पेटल्स फ्री देखने को भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट पेरिएंथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब कभी कैलिक्स और कोरोला अलग से पहचाने नहीं जाते और अलग से डिफरेंशिएट नहीं होते, तो इस तरह के वर्ल्ड को जिसमें दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, कोरोला भी और कैलिक्स भी, उसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज पेरिएंथ। इंडिविजुअल यूनिट जो है पेरिएंथ की वो कहलाती है टेपल्स। जैसे कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाती हैं? सेपल्स। जैसे कोरोला की इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाती हैं? पेटल्स। इसी तरह से अगर दोनों यूनाइटेड हैं कैलिक्स और कोरोला, तो तब इनकी इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग टेपल्स बुलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें लिली में देखने को मिलता है, लिली फ्लावर में।
लिलिएसी फैमिली का मेंबर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपिपेटलस स्टेमन्स क्या होते हैं। नया टॉपिक है आपके लिए, एपिपेटलस स्टेम। एपी मतलब ऊपर, पेटल मतलब पेटल के। जब स्टेमन किससे कनेक्टेड होंगे, पेटल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो तब हम इस कंडीशन को एपिपेटलस कंडीशन, एपिपेटलस स्टेमन्स कहते हैं। ब्रिंजल में हमें देखने को मिल जाता है। ब्रिंजल के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं वो एक्चुअल में फ्यूज रहते हैं किसके साथ, पेटल्स के साथ। एपिफाइलस स्टेमन किसे कहते हैं, अगर कभी पेटल्स ना हो, पेटल्स की जगह पेरियंथ मौजूद है यानी टेपल्स मौजूद है, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, तो अगर उससे स्टेमन कनेक्टेड है, फ्यूज्ड है, उसके साथ अटैच है, तो तब हम इस कंडीशन को एपिफाइलस स्टेमन्स कंडीशन कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। एपिपेटलस कंडीशन कौन सी होती है स्टेमन की, जब स्टेमन किससे कनेक्टेड होता है, किसी भी पेटल से कनेक्टेड होता है, पेटल्स के साथ फ्यूज होता है। और अगर वो पेरियंथ उस फ्लावर के अंदर पेटल्स अलग से नहीं है बल्कि कैलिक्स के साथ मिक्सड है, यानी कि पेरियंथ बना हुआ है, तो तब टेपल्स के साथ क्या कनेक्टेड होते हैं, स्टेमन्स, और इस कंडीशन को हम एपिफाइलस कंडीशन बुलाते हैं। ये लिलिएसी फैमिली में लिली फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है, और एपिपेटलस आपको ब्रिंजल में सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, उसमें हमें देखने को मिल जाता है। स्टेमन से ही रिलेटेड एक और कंडीशन हमारे पास आती है, दैट इज स्टेमिनोड। जब कभी किसी स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन नहीं बन रहे होते, यानी कि फंक्शनल पॉलन ग्रेन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं, नॉट प्रोड्यूस, याद रखेंगे, तो तब इस तरह के स्टेमन को हम स्टेमिनोड बुलाते हैं। ये एक मॉडिफिकेशन है स्टेम्स का, स्टेमन्स का, जिसमें वो लूज कर देता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को। ये किसमें देखने के लिए मिलता है हमको, एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है यहाँ, नॉन फंक्शनल मेल यूनिट हम इसको बुला सकते हैं, बस नॉन फंक्शनल मेल यूनिट हम इसको बोलेंगे। पॉलीएंड्रस कंडीशन की अगर हम बात करें, जब स्टेमन्स किसी भी फ्लावर के अंदर कंप्लीटली फ्री रहते हैं एक दूसरे से, तो इसको हम पॉलीएंड्रस कंडीशन बुलाते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते, अलग अलग मौजूद होते हैं, मोर देन वन नंबर, वन से ज्यादा। इंडिविजुअल स्टेमन फंक्शन करता है इंडिपेंडेंटली विदाउट फॉर्मिंग अ बंडल और ट्यूब, बिना किसी बंडल या ट्यूब को बनाए वो अलग से ही फंक्शन कर रहा होता है। कंडीशन याद रखेंगे, दिस इज पॉलीएंड्रस कंडीशन। स्टेमिनोड डन, पॉलीएंड्रस डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। ये तब के लिए है जब कभी फ्री कंडीशन में हमको स्टेमन नहीं मिलते। जब वो फ्री कंडीशन में नहीं होते तो वो बंडल बना के रहते हैं फ्लावर के अंदर, तो उस कंडीशन में तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला है आपका मोनोएडेल्फस, फिलामेंट्स यहाँ पर जो है फ्यूज रहता है एक सिंगल बंडल के अंदर। फिलामेंट मालूम ना आपको, अगर ये क्या होता है एंथर, तो ये वाली चीज क्या होती है नीचे, फिलामेंट। तो ये फिलामेंट जब एक बंडल में, देखिएगा ये सारे के सारे एक बंडल में क्या हो गए हैं, यहाँ पर फ्यूज हो गए हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग मोनोएडेल्फस कंडीशन बुलाते हैं। ये हमें चाइना रोज में देखने को मिल जाता है। चाइना रोज का जो बायोलॉजिकल नेम है वो हिबिस्कस रोजा होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। डायडेल्फस कंडीशन, डाई मतलब दो, यहाँ दो का मतलब है कि जब कभी जो हमारे स्टेमन्स होते हैं वो दो बंडल में अरेंज हो जाते हैं, तो तब इसको हम डायडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। ये आपको पी प्लांट में, पाइसम सटाइवम में देखने को मिल जाता है, जिसमें 9 एक तरफ और एक बंडल एक तरफ हो जाता है, यानी कि एक स्टेमन अलग और 9 स्टेमन अलग रहते हैं। ये कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये एक स्टेमन बिल्कुल अलग है और बाकी के जो 9 है वो एक बंडल में कनेक्टेड है। पॉलीएडेल्फस, जब कई सारे बंडल हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, बंडल ऑफ स्टेमन्स। फिलामेंट यूनाइटेड रहते हैं मोर देन 2 बंडल्स, जब 2 बंडल से ज्यादा में यूनाइटेड होते हैं। ये हमें सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है, सिट्रस फ्लावर में देखने को मिलता है। दिस इज द पॉलीएडेल्फस कंडीशन। अगर हम गायनोएशियम की बात करें, जो कि मैं पहले ही बता चुका आपको, गायनोएशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टिल या कार्पल उसको बुलाते हैं, और उनके ग्रुप को हम गायनोएशियम बुलाते हैं। यहाँ पर 2 तरह की गायनोएशियम हमको देखने को मिल जाती है, एक एपोकार्पस और एक सिनकार्पस। यहाँ एपो का मतलब होता है फ्री और सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो अगर कार्पल्स फ्री हैं, बहुत सारी हैं और फ्री हैं फ्लावर के अंदर,
तो देन इट इज कॉल्ड एज एपोकार्पस कंडीशन या एपोकार्पस फ्लावर। और अगर वो बहुत सारी हैं और सिनकार्पस कंडीशन यानी कि फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो तब हम उसको सिनकार्पस बुलाते हैं। एपोकार्पस कंडीशन पढ़ लेते हैं। एपोकार्पस गायनेशियम क्या है? जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो, किसके अंदर? गायनेशियम के अंदर, और सारे कार्पल कंप्लीटली फ्री रहें एक दूसरे से, वो कनेक्टेड ना हो, जुड़े हुए ना हो, इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। हर एक कार्पल का अपना खुद का स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी होता है। आपको मालूम होगा जब हम कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें ये वाला हिस्सा कौन होता है? स्टिग्मा, ये वाला होता है स्टाइल, और नेक्स्ट होता है ओवरी। तो होता क्या है कि अपना खुद का स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बिल्कुल फ्री कंडीशन में रहता है इस तरह के फ्लावर्स में, जहां पर आपको एपोकार्पस गायनेशियम मिलती है। लोटस और रोज के अंदर ये देखने को मिल जाता है। अब सिनकार्पस की बात करते हैं। जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो और वो फ्यूज्ड हो आपस में, तो वो एक सिंगल कंपाउंड पिस्टिल बना लेते हैं। ऐसी कंडीशन को, ऐसे फ्लावर को हम सिनकार्पस गायनेशियम फ्लावर कहते हैं। इसमें ओवरीज यूनाइटेड होती हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर, बाकी स्टाइल और स्टिग्मा अलग अलग मौजूद हो सकते हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, मस्टर्ड और टोमेटो के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आज आप लोग इतना जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे बच्चों, देन हम लोग इससे आगे के टॉपिक में प्रोसीड करेंगे कल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।